नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि प्रवर्तन निदेशालय ने शारदा घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के दो नेताओं विनय और विजय को सम्मन जारी किया है। अब मुझे ये पता नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस के वो नेता जो शारदा घोटाले में संलिप्त थे, गुप्त थे, जांच के घेरे में नहीं, जांच के अंदर ही थे, वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं, उनसे नोटिस उनको दे दी गई है, उनसे पूछताछ कंप्लीट कर ली गई है या उनको अभयदान मिल गया है, अभी इसकी सूचना नहीं है। समाचारों में ये नहीं बताया है। हमारे पास जानकारी का स्रोत समाचार ही है, मैं इसलिए समाचार के आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन आज मेरा मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो लोग भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं उन्हें अभयदान मिल गया होगा, या जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में है तब तक वो जांच से परे है, जांच से बरी है। तृणमूल कांग्रेस वालों की जांच होनी चाहिए। मैं जांच में मैं ये नहीं कहता कि वो तृणमूल का है, वो कांग्रेस का है, वो भाजपा का है। अपराधी अपराधी है, साजिश करता है, घोटालेबाज है, चाहे वो जिस पार्टी का हो। लेकिन अभी हमारा देश इतना महान नहीं हुआ है, ना ही हमारा दिल महान हुआ है, इसलिए मैंने उसको अपना मुद्दा नहीं बनाया है। मेरा आज का मुद्दा ये है कि कोरोना के वापसी की जिम्मेवार कौन। मैं वापसी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी मार्च महीने में मेरे ख्याल से 22-23 तारीख को लॉकडाउन का घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने किया था, मार्च को ही, क्योंकि 20 मार्च को मैं अंतिम बार 20 मार्च 20 को मैं एयरपोर्ट पर था, मेरा बेटा आ रहा था, उसको लेने गया था। तब से लेकर के और जब मार्च शुरू हो गया है, आज 18 तारीख है, और 2-3 दिन 4 दिन में किसी दिन वो लॉकडाउन लगा था, तब से बड़ी जोर शोर थी, बड़ी तैयारी थी। हम लोग भी सब्जी को धो करके पहले वाता था, फिर उसको गर्म पानी में धोते थे, फिर उसको डिटर्जेंट से धोते थे, फिर उसको धूप में रखते थे, अगले दिन 2 दिन बाद उसको इस्तेमाल में लाते थे। इन सब चीज़ों का हम लोग अक्षरशः पालन करते थे। पुलिस लठ लेकर के खड़ी रहती थी, आप बाहर गए तो आपका सेवा पुलिस या अंदाज में किया जाता था। वो सब बहुत हुआ, सरकारों ने भी बहुत किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकारों ने कोई कोताही बरती है, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। इसका शुरुआत हुआ बिहार के चुनाव से, मतलब जो बिहार समेत और राज्यों में चुनाव हुए, तो जहां जहां चुनाव था वहां वहां किसी तरह की सख्ती नहीं बरती गई। मैंने नहीं सुना कि माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पार्टी अध्यक्ष, नेता विपक्ष, कोई भी आदमी ये कहा हो कि भाई यहाँ तो कोरोना के बचाव का कोई उपाय नहीं अपनाया जा रहा है, ना ही कोई मास्क लगाया है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, इसलिए मैं इसमें अपना भागीदारी नहीं करूंगा। मैं इस सभा को संबोधित कर करके इस पाप का भागी नहीं बनूंगा, मैं इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता। मैं ये सभा छोड़ करके जा रहा हूं। ज़्यादा से ज़्यादा इस सभा में आए लोग नाराज होंगे और हमको वोट नहीं देंगे, मुझे वो मंजूर है, क्योंकि मैं मतदाताओं का जान चाहता हूँ। प्यारा है वो लोग जिए, खुशी रहे, निरोग रहे, मतदान नहीं रहा, उनको दें ना दें कोई बात नहीं। ऐसा हमने किसी को भी मन से कहते नहीं सुना। सबके सब अपनी लंबी चौड़ी भाषण दिए, हमको वोट दीजिए और उनको मत दीजिए की अनुरोध किए। खैर, चुनाव बीत गई। उसके ही आसपास किसान आंदोलन चालू हुआ। किसान आंदोलन में मैं अभी गया था 5-7 दिन पहले गाजीपुर बॉर्डर पर। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बॉर्डर पर एक जगह बैरियर लगाया हुआ है, किसानों ने, पुलिस की बैरियर नहीं, हालांकि एक पुलिस वाला वहां बैठा था। मेरे को जाने का पहले मुझसे कहा गया कि मास्क निकाल लें। मैं बोला सर, पुलिस वाला कहता है कि मास्क चढ़ा ले, आप करें निकाल ले। बोला हाँ, अंदर जाना है तो मास्क निकाल लीजिए। खैर, हम लोग समाचार वाले लोग हैं, वह जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि वह क्या हुआ है, तो मजबूरी थी। हम अंदर जा करके फिर मास्क लगा लिए तो 2 लड़के मिले, बोला मास्क उतारो नहीं तो वापस जाओ। मतलब मास्क उतारो ये पहले बताया जा रहा था,
मैं गाजीपुर बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, मैं और किसी बॉर्डर पर नहीं गया था इस दौरान जहां मास्क की चर्चा हो। मैं गाजीपुर की ही बात कर रहा हूँ। उस बॉर्डर पर हमने जो भीड़ था, कभी ज्यादा रहा कभी कम रहा, वहां हमने कोई मास्क नहीं देखा। उसका कारण था कि वो लोग मास्क हटवा दिए थे। सोशल डिस्टेंस तो वहाँ है नहीं, वहां तो सोशल हार्मनी देखने को मिली। इन सब को हमने देखा। हमने ये भी देखा कि लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। जो लोग बिजनेस में, व्यवसाय में, नौकरी में, वो सब अपने अपने कामों में वापस आ गए। चेहरे पर मास्क इतना ही तक दिखा, ऐसे मतलब मास्क कोई जो ये वाला तरीका है वो हमने नहीं देखा। मास्क ऐसे दाढ़ी पर लगा हुआ था। जो मास्क दाढ़ी से इन्फेक्शन नहीं होता, मुंह और नाक से होता है। नाक ढका हुआ तो हमने किसी को देखा, अगर सामने पुलिस नहीं है तो किसी ने नहीं ढका। उसके बाद जो कम्युनिटी स्पिरिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल है बल्कि, वो है कम्युनिटी गैदरिंग। हमने देखा कि उसको भी छोड़ दिया गया और पूरी कम्युनिटी गैदरिंग हुई, भाषणबाजी हुआ, जलसे हुए, राजनीतिक कार्यक्रम हुए, भजन कार्यक्रम हुए, पूजा आजान हुआ, ये सब खूब हुआ। अब आज समाचार में बता रहा था कि दिसंबर के बाद आज मेरे ख्याल से दिल्ली में सर्वाधिक संख्या रही कोरोना पेशेंटों की, कोरोना मरीजों की। तो हम इसको बोलेंगे कि बीच में कोरोना समय गायब हो गया था। हालांकि मैं अपने जो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ रोज 10 बजे, उसमें मैंने ज़रूर बीच बीच में ये याद दिलाया कि कोरोना अभी गया नहीं है, क्योंकि अभी ना तो कोरोना का कोई टीका निकला है ना दवाई निकली। मैं तब की बात थी जब दवाई नहीं चली थी, मतलब टीकाकरण वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था। तो मैं ये ज़रूर कहा कि भाई आपकी ढिलाई आपके ही नुकसान में है, आपका ही नुकसान करेगी, क्योंकि नेता तो अपने सुरक्षित घेरे में है और वहां से वो माइक पर बोल रहा है। आप ही असुरक्षित है, इसलिए कृपया आप अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन लोगों ने नहीं रखा। खैर, फिर ये जोर शोर से उठाया जा रहा है कि कोरोना अब वापस आ गया है। इन सब बातों पर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले मैं आमतौर पर सरकारों को जिम्मेदार नहीं मानता है। आमतौर पर मैं ये नहीं कहता कि सब सरकारें, क्योंकि सरकार कौन है? हम ही तो सरकार है, हम ही तो सरकार में बैठाते हैं। जिनको बैठा है वो हम ही लोग हैं, हमारे द्वारा बैठाए गए। कल हम वहां बैठ सकते हैं, आप वहां बैठ सकते हैं। सरकार का कोई ऊपर से उतरा हुआ फरिश्ता तो होता नहीं। हमारे में से, आप में से चुन के जो जाते हैं सरकार बनते हैं, सरकारी अधिकारी बनते हैं, वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे भाई बनते हैं, हमारे चाचा ताऊ हैं। हम ही लोगों में से तो है। हमारे मतलब हम ही में के बीच में के एक आदमी वहां गया है। कोई सरकारी अधिकारी है, कोई सरकार है, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई सरकार का दिशा निर्देश देने वाला है। तो हम अपनी बात करें, क्या हमने कोई बचाव के उपाय किए? तो एक ही शब्द कि नहीं, हमने नहीं किया। हम सिर्फ भाषण दिए कि देखो जी बचाव का उपाय को। जब हमारे खुद पे बात आई तो हमने नहीं किया। तो मरेगा कौन? आप। क्योंकि मोदी जी तो मरने से रहे, इस पे जी सुरक्षा में है। उनका तो घर के आजू बाजू का जो हवा होगी ना, वो भी सैनिटाइज होकर के अंदर जाती होगी। इसके पहले हवा छन के जाती थी ताकि उसमें मच्छर और प्रदूषण ना जाए, लेकिन अब तो एक नया टेक्निक आ गई होगी सैनिटाइजर, हवा सैनिटाइज करने का, कि हवा भी अब कीटाणु विषाणु को छान करके जाए। लेकिन वही मोदी जी 2 दिन पहले विश्व मंच पर वर्चुअल मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। कोरोना पर राज्य के, देश के मुख्यमंत्रियों को संबोधित कर रहे थे, कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रियों को संबोधित कर रहे थे। देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों का संबोधन प्रधानमंत्री ने दिया था। वर्चुअल मीटिंग थी वो। उसमें बड़ा जोर शोर से इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे थे कि हमारे देश में जब तक पूरी दवाई नहीं, तब तक तनिक भी ढिलाई नहीं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा, और बताना क्यों पड़ रहा, आप इस बात को जानते भी हैं कि वही प्रधानमंत्री आज बंगाल में दिन भर भाषणबाजी की और उनके सामने अपार जनसमूह थी। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि जो लोग आना चाहते हैं वो कृपया आइए मत, क्योंकि अब यहाँ पर जगह नहीं रहा लोगों को आने का। मतलब एकदम मैदान फार कार्यक्रम था, खचाखच भरा हुआ। प्रधानमंत्री जी ने वहां ये नहीं कहा कि बाप रे बाप, ये तो इतना ज्यादा यहाँ पर
कोरोना नियमों का वायलेंस हो रहा है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। भाई ये बंगाल की जनता मेरी ही जनता तो है, मेरे ही देश के लोग हैं जिन्होंने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, और इतने लोगों का जान का दुश्मन नहीं बनना चाहता। मैं ये मन छोड़ करके जा रहा हूँ, और आते और कहते कि बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गैदरिंग हो गई है कि कोरोना विस्फोट का खतरा है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं संबोधित करूँगा। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। वो खुशी जाहिर की कि मैं इतना भीड़ कभी नहीं देखा। इसके पहले वाला कार्यक्रम में भी वो कहे थे कि राजनीति में तो मैं मंचों पर संबोधित करने का मेरा मौका बहुत बार मिला है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ हमने कभी नहीं देखा। वही प्रधानमंत्री जी जब मंच के अलावा आते हैं, ऑफिस में प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो कोरोना पर बड़ा चिंतित हो जाते हैं। लोगों को बताते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, दवाई भी कड़ाई भी। और वही प्रधानमंत्री दवाई और कड़ाई छोड़िए बहुत ढिलाई बरत रहे हैं। वहां पर लोगों को भीड़ में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उकसाते हैं कि आइए भाई भीड़ में हमारी बात सुनिए और कोरोना से जूझिए। तो क्या हमारा प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? हमारी राजनीतिक सिस्टम जिम्मेदार है? मैं कहता हूं कि नहीं, ना तो राजनीतिक सिस्टम जिम्मेदार है, ना प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। मैं जिम्मेदार हूं, हम जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमने भगवान मान लिया है प्रधानमंत्री को, भगवान मान लिया जनप्रतिनिधि को। खाता ना वही जो हमारा नेता का है वो सही। हमें से भी तो किसी आदमी ने ये प्रश्न नहीं किया कि भाई आप भीड़ बुला रहे हैं, इतने लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इनके केस किस पर बना जाए। शादी में अब नियम लागू हो गया कि 50 आदमी विवाह में रहेगा और 20 आदमी शमशान में रहेगा। मतलब शमशान पर अगर किसी को लेकर जाया जा रहा, अंतिम यात्रा निकाली जा रही, तो वहाँ 20 आदमी होगा। और अगर आप शुभ विवाह कर रहे हैं तो आपके साथ 50 आदमी रहेगा। मतलब जीवन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। आदमी का विवाह, जैसे वैसे तो लोग 50 बार विवाह कर सकते हैं, लेकिन अमूमन हमारे यहाँ जैसे हमारा तो एक ही बार विवाह हुआ और एक ही में संतुष्ट है। आमतौर पर आदमी विवाह एक ही बार करता है। आदर्श विवाह तो यही है कि आप एक बार करें। तो जीवन में एक है, क्योंकि आदमी जब जन्म लेता है तो उसको पता नहीं होता, वो मरता है तो भी उसको पता नहीं होता। उसका विवाह ही एक कार्यक्रम है जो बिल्कुल होश हवास में रहता है, उसको पता होता है। वो शादी का आनंद लेता है, भीड़ आ रहे हैं, मित्र आ रहे हैं, दूसरे रिश्तेदार आ रहे हैं, वो सब उनको देखता है, इंजॉय करता है, उनके साथ अपनी खुशियां बांटता है, बढ़ाता है। उस पर आपने राशनी कर दी भाई 50 मेरा खुशी मत मनाइयो। कई ऐसे लोग हैं जिनके तो निजी दोस्त 500 हैं, लेकिन अब किस दोस्त को बुलाया किसको ना बुलाया आपने उस पर समझने पर डाल दिया। लेकिन राजनीतिक मंच पर राजनीतिक कार्यक्रम में आप अनलिमिटेड करते, बोला 50,000 आई तो बड़ा कम लोग आए, यहाँ तो 50 लाख होने चाहिए थे भाई। मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ, मैं नेता विपक्ष बोल रहा हूँ, पार्टी अध्यक्ष बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ तो लोग कम आगे भाई, तो बड़ा गलत बात है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? हमने प्रेस के लोगों को भी तो नहीं देखा कि वो कोई माइक मुंह में लगा करके पूछे कि भाई साहब एक बताइए, आप यहाँ भाषण देने के लिए तो आ गए, आप इतनी भीड़ को उकसा रहे हैं, बुला रहे हैं, आप पर क्यों ना आपदा वाला केस किया जाए? क्योंकि कोरोना अधिनियम के अंतर्गत कई लोगों पर केस हुआ ना भाई। कोई आदमी राजनीतिक मोर्चा निकाल के जा रहा है, जैसे किसानों को कहा गया ना कि भाई कोरोना के वजह से इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। हमारे कई पत्रकार मित्रों ने भी किसान नेताओं से कहा कि आपको पता है कि कोविड काल चल रहा है और एक साथ एक जगह पर लोगों के इकट्ठा होने के लिए परमिशन नहीं है, आप पर इस बात में भी केस बनता है। लेकिन वही पत्रकार प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, कैबिनेट मंत्री को नहीं पूछ रहा है कि भाई कोविड काल आपके लिए भी तो है। तो फिर क्या जिम्मेदार हमारे वो पत्रकार हैं? मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि पत्रकार भी तो हमारे में से है। हम ही लोग तो पत्रकार बनते हैं, हमारे में तो हमारे बेटा भाई चाचा ताऊ पत्रकार है। तो जिम्मेदार कौन? आज का मुद्दा यही है, और आपसे चाहूंगा कि आप इस विषय पर जरूर मंथन करिएगा कि जिम्मेदार कौन। जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि जिम्मेदारी हमारी बेवकूफ़ी है, जिम्मेदारी हमारी नासमझी है, जिम्मेदारी हमारी ना सोचने की क्षमता है। सारे मुद्दों पर तो हम खूब सोचते हैं, बड़े गहन चिंतन करने वाले लोग ही एक से एक ऋषि मुनि विद्वान पढ़ा लिखा आदमी हमारे देश में है, एक से एक साइंटिस्ट हमारे देश में है, एक से एक नई नई चीज़ को इनोवेशन करने वाले साइंटिस्ट हमारे देश में है, एक से एक पुस्तकों की रचना करने वाले लेखक है, वैज्ञानिक हैं। लेकिन उनमें से एक भी आदमी ये नहीं सोच पाता कि हमारे देश में जो राजनीतिक कुचक्र में हम फंसे हुए हैं उसका जिम्मेदार कौन और उससे कैसे निकला जाए।
कोरोना का टीका हमने सबसे पहले खोज लिया, कोरोना का टीका वैक्सीनेशन हमने बना लिया। वो अदृश्य शक्ति जो हमको दिख नहीं रही है, ऐसी एक जीवाणु जिसको देखा नहीं जा सकता, उसको मारने की हमने दवा बना ली। लेकिन जो सीधा जीता जागता हमारे सामने दिख रहा है, उसके लड़ने की साहस हम नहीं जुटा पा रहे और बना नहीं पा रहे। मेरा मतलब यह है कि आप देख रहे हैं कि राजनीति में जरूरी मुद्दा पर कोई चर्चा नहीं। मैं बंगाल चलता हूं क्योंकि चुनाव बंगाली में, बाकी चुनाव आपने कहीं टीवी पर देखा क्या? अगर आप में से कोई भी आदमी टीवी पर बंगाल के अलावा कहीं का चुनाव देख रहा है तो मेरे को कृपया बता दें कि आपके समाचार चैनल पर किसी और कहीं और का चुनाव आया क्या? मैं हिंदी और अंग्रेजी चैनल की बात करता हूँ क्योंकि मुझे तमिल, तेलुगु, मलयालम का चैनल देखता नहीं, क्योंकि मुझे भाषा समझ में नहीं आती। तो हो सकता है उस पर आता हो। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि मलयालम चैनल पर चुनाव आ रहे हैं कि नहीं, और दक्षिण भारतीय भाषाओं में जो समाचार के चैनल होते हैं उस पर आ रहा है कि नहीं। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि ये दो चैनल हम लोगों को देखने को मिलता है, इसलिए हम यही दो भाषा समझ में आती है। तो इन दोनों पर तो नहीं है। आपने देखा होगा तो मेरे को बता दीजिए, क्योंकि रोज बहस, चुनाव संग्राम, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी तकदीर पलटे, ये सब पश्चिम बंगाल में ही है। तो हम ये देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो अभी की नेत्री हैं ममता बनर्जी, और जो वहाँ पर नेता बनने की प्रयास करते हैं नरेंद्र मोदी, वे सब के सब इस विषय में बात नहीं करते हैं कि कोविड काल में तुम कोविड का उल्लंघन कर रही हो और भीड़ ज़्यादा बटोर रही हो, ये गलत बात है। और ना ही ममता बनर्जी कह रही है कि नरेंद्र मोदी कोविड का उल्लंघन कर रहे हैं और भीड़ ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, ये कम्युनिटी स्प्रिट का खतरा है, सब लोगों को जान से मारने की साजिश है। इस पर चर्चा ना तो मोदी कर रहे हैं ना ममता कर रही है। तो क्या वो लोग गैर जरूरी मुद्दे हमारे सामने रखते हैं और हम उसी में फंस जाते हैं? जरूरी मुद्दे पर ध्यान ही नहीं जाता कि हम ध्यान देना नहीं चाहते। मैं आपसे ये नहीं कहता कि राजनीति में तीसरी पास आदमी हमारे ऊपर शासन करने की बात करता है। कल जो साइकिल पर चलता था अब वो कारों की काफिला में चल रहा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित कर लिया है। कहाँ से कर लिया ये तो वो ही नहीं जानता। आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो अपना स्रोत एफिडेविट में देता नहीं, और जो स्रोत देता नहीं उसको यही ना कहेगा कि हमको पता नहीं है। क्योंकि कई नेता कहते हैं कि अच्छा वहाँ वाला बंगला मेरा है, हाँ मुझे तो पता नहीं, आपको कैसे पता? क्योंकि वो बेनामी होती है, उनके नाम से होता नहीं, जाते से गंभीर है। यहाँ तो देख रहे कि एक मामूली सब इंस्पेक्टर के पास अरबों की संपत्ति मिल रही है, करोड़ों की गाड़ियों पर घूम रहा है, एक दो नहीं, चार चार पाँच पाँच छः छः गाड़ियाँ, अब और कितनी गाड़ियाँ, अभी तो 5 गाड़ियों का लिस्ट आ गया है। तो जब एक मामूली इंस्पेक्टर, मतलब वो भी इंस्पेक्टर से छोटा है और असिस्टेंट इंस्पेक्टर स्तर का आदमी अगर करोड़ों की गाड़ियों में चलता है और अकूत संपत्ति इकट्ठा किया, तो आप समझ लें कि उसका डीसीपी कितना बड़ा पैसा वाला होगा और वो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कितना पैसा वाला होगा जिसका दिन वो काम करता है। तो क्या हमको कभी इस विषय पर नजर है? ये इस विषय पर हमने कभी सोचा नहीं सोचा। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि जिम्मेदार कौन? मित्रों, जब तक आप आंख खोल करके और दिमाग से सोच करके अपने आप को नहीं रखेंगे तब तक नेता आपको भड़काते रहेंगे और आपको ये आंसर नहीं मिलेगा कि आप जिस चीज़ से लड़ रहे हैं, जिस पर फेल हो रहे हैं, जो चीज़ आप पर थोपी ला दी जा रही है उसका जिम्मेदार बने। क्योंकि कोरोना बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, कोरोना लाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, लेकिन कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी तो आपकी है। और कौन कोरोना से लड़ाई में लापरवाही कर रहा है ये भी जिम्मेदारी आपके पास, ये भी आपको समझ है। अगर ये आपको समझ है तो आप क्यों नहीं उस पर समझदारी से काम करते हैं? मेरा आज का प्रश्न यही था। मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि बीमारी अभी गई नहीं है। कोरोना उसी घातक क्षमता से है, उसका मारक क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं आया है। हाँ, हमारे समाचार चैनलों से कोरोना हटा और उन पर चुनाव हावी हो गया और आप लापरवाह हो गए। जो शुरू में मार्च 2020 में जो स्थिति थी, मार्च 2021 में भी वही स्थिति है। एक नया तब्दीली आई है कि टीकाकरण अब होने लगा, लेकिन अभी इसका प्रूफ नहीं मिला है कि टीकाकरण होने का मतलब है कि अब आपको कोरोना नहीं पकड़ेगा। अभी ऐसा पूरा पुख्ता प्रमाण नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि आप टीका लें, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों पर तो हमको भरोसा करना पड़ेगा, हम चाहे नेता पर करें ना करें। अगर अनपढ़ गवार नेता पर हम विश्वास कर लेते हैं तो पढ़े लिखे वैज्ञानिकों पर क्यों ना करें? मेरे समझ में नहीं आ रहा, आपको तो करना ही पड़ेगा। एक चीज और आई है सूचना जो आपको जनहित में बता देता हूं, वो बड़ा जरूरी है। वो ये है कि पता चला है कि देश में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी बहुत ज्यादा हो रही है, जिसमें मेरा उत्तर प्रदेश भी है।
बर्बाद क्यों हो रहा है ये जान लीजिए। वैक्सीन जो आपके पास आता है लगाने के लिए ना, वो उतना ही आता है मिलता है जितना लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, क्योंकि आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हाँ, आदरणीय शिवमंगल सिंह जी को नमस्कार। आपको पहले अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ता है कि जी मैं वैक्सीन लूँगा। उसमें एक कंप्यूटर जनरेटेड आपको डेट मिलती है कि आप फलाने डेट को आइए। आप उस डेट पर कोरोना वाले के पास वो डाटा चला जाता है कि ये 500 लोगों ने अपने आप को पंजीकृत कर दिया है, दे आर रजिस्टर्ड हिमसेल्फ, कि आप आइए। और वो 500 लोगों का वैक्सीन लेकर के उस सेंटर पर पहुंच जाता है। वैक्सीन की शीशी एक बार खुल गई तो वो इस्तेमाल में लीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो कोई पेंसिलिन की इंजेक्शन नहीं है कि 5 ml आज लगा दिए 5 ml बाद में लगाइएगा। शीशी खुलने का मतलब है कि एक बार लिया और बाकी सबको देना ही पड़ेगा। वो लोग जो जिस डेट को अपना पंजीकृत कराते हैं उस डेट को नहीं पहुंचते, वो टीका वो वैक्सीन बर्बाद हो जाती है। एक तो वैक्सीन ही बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, उपलब्धता बहुत कम है। हमारे 135 करोड़ के देश में अभी तक 135 करोड़ वैक्सीन बना नहीं है, और जितना बना है अगर वो बर्बाद हो रहा है तो मैं समझ रहा हूँ कि ये तो अपराध हो रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, हालांकि सरकार मेरी बात मानेगी ये जरूर नहीं है, लेकिन मैं अनुरोध करता हूँ कि जो लोग पंजीकृत करा करके ना पहुंचे उनसे वैक्सीन का दाम वसूला जाए, कुछ फाइन के साथ। क्योंकि जब तक कड़ाई नहीं तब तक हमारे यहाँ ढिलाई नहीं होगा, हमारे यहाँ प्रभावी नहीं होता। क्योंकि हम पुलिस के फाइन के डर से हेलमेट पहनते हैं, सिर फूटने के डर से नहीं पहनते, ये हमारा मनोविज्ञान है। तो हमको पुलिस का फाइन रहता है कि सामने पुलिस वाला खड़ा है, 100 रुपया या तो नगद ले गया या 500 रुपये का चालान करेगा, तो हम हेलमेट डाल लेते हैं। तो इसलिए अगर हमको पता चलेगा कि अगर हम वैक्सीन में अपने आप को पंजीकृत करा कर नहीं जाएंगे तो हम पर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, हम जरूर जाएंगे। और इस मामलों में जरूर फाइन होना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं सरकार के कदम का सराहना करूंगा अगर ऐसा कोई आदेश सरकार पारित कर देती है तो। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रार्थना है कि अगर वैक्सीन आपने ले भी लिया है तब भी ढिलाई ना करें, क्योंकि अभी हमारे इसके जांच के विषय है कि वैक्सीन के बाद एकदम पक्का अब आपको कोरोना नहीं पकड़ेगा। ये जब तक प्रूव नहीं हो जाता है तब तक आप दवाई भी और कड़ाई भी, तभी जा कर के कोरोना से आप लड़ सकते हैं। और सरकारें नहीं लड़ेंगे, आपको स्वयं लड़ना है, क्योंकि आपकी जान आपके परिवार के लिए कीमती है। सरकार के लिए तो आप एक नंबर है कि आज कोरोना से 2 आदमी मरे, लेकिन वो 2 लोग जो 2 परिवारों का पूरा धुरी थे, जिनके ऊपर वो परिवार की जिम्मेदारी थी, आप 2 आदमी मरने से 2 घर उजड़ जाता है। सरकार के लिए तो 2 नंबर बढ़ता है। तो आप ये सोचिए कि सरकार के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने घर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए अपने लिए, अपने घर के लिए सुरक्षित रहिए और निरोग रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको बनी रहे। कोरोना है आपको छुएगा नहीं, लेकिन ये तभी संभव है जब आप दवाई भी और कड़ाई भी पालन करेंगे। जय श्री राम।